वन शॉट सीरीज का अगला चैप्टर विच इज न्यूक्लियाई। ठीक है, ओके, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। ओके, तो आइए कुछ छोटे मोटे टर्म्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। पहला है न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या होता है? तो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट एलिमेंट को न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर कौन प्रेजेंट होता है? तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो इसी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ठीक, दूसरा है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर सिंपली कहने का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। नेक्स्ट है मास नंबर। मास नंबर को A से डिनोट करते हैं, तो मास नंबर इज सेम एज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, या मेरे कहने का मतलब है मास नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नंबर को जोड़ दीजिए, दैट इज सेड टू बी मास नंबर। दैट इज सेड टू बी मास नंबर। इस न्यूक्लियस का जो मास होगा, यानी कि इसके अंदर प्रेजेंट प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स के सम्मेशन का जो मास होगा, दैट इज न्यूक्लियर मास। ओके ना, दैट इज न्यूक्लियर मास। सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हैं, तो कोई एक एलिमेंट है, उसका केमिकल सिंबल लेट से X है, मास नंबर इधर लिखते हैं, एटॉमिक नंबर इधर लिखते हैं, या आप कुछ बुक्स वगैरह में देखेंगे तो वो मास नंबर और एटॉमिक नंबर एक ही साइड लिख देते हैं। ठीक, तो ये X क्या है? X है केमिकल सिंबल, केमिकल सिंबल। ठीक है, और ये Z समझ ही गए, दिस इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। और A क्या है? तो A इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन को अलग से कहीं रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। यदि आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना हुआ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना हुआ, तो दैट इज A में से Z को माइनस कर दीजिएगा, वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। बात करते हैं हम लोग आइसोटोप्स के बारे में। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप सिंपली कहने का मतलब होता है कि वैसे एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम हो, यानी कि Z कैसा हो? Z हो सेम, लेकिन मास नंबर यानी कि जो A हो वो A डिफरेंट। जैसे कि H11, H21 और H31। ठीक है, ओके, ये क्या है? आइसोटोप्स। नेक्स्ट है आइसोबार्स। आइसोबार्स यानी कि एग्जैक्टली उसका उल्टा। सिंपली मेरे कहने का मतलब क्या है? तो मास नंबर सेम होना चाहिए, A कैसा होना चाहिए? सेम मास नंबर, और एटॉमिक नंबर कैसा होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल बताइए इसका क्या होगा? तो एग्जाम्पल क्लोरीन, हाँ क्या होता है क्लोरीन, बताइएगा। और अरे भाई मास नंबर सेम होना चाहिए ना। एग्जाम्पल बताइएगा बुक से देख के। छोड़िए, एक तो ट्रीटियम है, ठीक है, और एक हीलियम 32 भी होता है ना। मास नंबर सेम होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट आइसोटोन्स। तो आइसोटोन सिंपली कहने का मतलब हो गया वैसे न्यूक्लियाई जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से मेरा मतलब है A माइनस Z कैसा होना चाहिए? तो A माइनस Z सेम होना चाहिए। ठीक है, इसका एग्जांपल बताइए। हाँ, एक तो पोटेशियम 39 19 हो गया, यस, क्लोरीन 37 17 हो गया। दोनों में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है 39 माइनस 19 और 37 माइनस 17 इज 20। ठीक है, नेक्स्ट है एटॉमिक मासेस। ठीक, तो देखिए यहां पर हम लोग जो मास को मेजर करते हैं उसके लिए अपना एक नया यूनिट बना लेते हैं, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। यहां पर एटॉमिक मास यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं। तो 1 AMU क्या होता है? 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू जो भी मास ऑफ कार्बन 12 एटम होता है, कार्बन 12 एटम, उसको हम लोग 12 से डिवाइड कर देते हैं
अब जो वैल्यू आती है उसी को 1 AMU बोल देते हैं। ठीक है, क्या वैल्यू होती है इसकी? तो ये 1.66 कितना होता है बताइएगा? 6605 इंटू 10⁻⁻27। आपको कोई रटना नहीं है, ये बता दिया जाएगा। ठीक है, रफली ये याद रख सकते हैं 10⁻⁻27 के ऑर्डर का होता है। ठीक है, ऑल राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, रिलेशन बिटवीन AMU और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें पता है कि एनर्जी और मैटर एक दूसरे में होते हैं इंटरकन्वर्टेबल। जो मास है वही एनर्जी है, जो एनर्जी है वही मैटर है। बाय इक्वेशन E इज इक्वल टू mc²। एनर्जी और मैटर आपस में इंटरकन्वर्टेबल होते हैं ना। ठीक, तो यदि यहां से आप मास की वैल्यू 1 AMU ले लें, 1 AMU ले लें और रेडिएटेड एनर्जी कैलकुलेट करें, तो इसका लिटरली मतलब ये है कि जैसे आपके पास मास है 1 AMU और उसका एग्जिस्टेंस कंप्लीटली खत्म हो गया, उसका एग्जिस्टेंस कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। तो अब यहां से रेडिएटेड जो एनर्जी होगा वो कितना होगा? तो रेडिएटेड एनर्जी आप सीधा याद रखिएगा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर का होता है। ठीक है, रेडिएटेड एनर्जी कितना होता है? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। तो आप बस ये याद रखिएगा कि मैं चाहे 1 AMU बोलूं या 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलूं, एक ही चीज है। हम लोग आगे चल के इसी चैप्टर में क्या करेंगे, तो बहुत सारी अपनी कैलकुलेशन मास के टर्म्स में करेंगे, मास के टर्म्स में निकालेंगे, लेकिन हमें आंसर एनर्जी के टर्म्स में बताना होगा। तो 1 AMU इतना 931 होता है, तो लेट से मास आपका x AMU आया है, तो एनर्जी कितना होगा? 931 इंटू x हो जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, चलिए जाइए। तो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं न्यूक्लियर साइज के बारे में। किसके बारे में? न्यूक्लियर साइज के बारे में। तो न्यूक्लियर साइज से मेरे कहने का मतलब है वॉल्यूम। साइज से मेरे कहने का क्या मतलब है? वॉल्यूम। तो साइज या वॉल्यूम किस पर डिपेंड करेगा? आंसर इज मास नंबर पर डिपेंड करेगा। मतलब न्यूक्लियस के अंदर भीड़ जितनी ज्यादा होगी, न्यूक्लियॉन्स का नंबर जितना ज्यादा होगा, तो साइज या वॉल्यूम भी उतना बड़ा होगा। वॉल्यूम 4/3 पाई r³ लिख सकते हैं। न्यूक्लियस स्फेरिकल शेप का होता है, तो 4/3 पाई r³ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर है, तो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a पर पावर 1/3 होगा, या इसी को लिखते हैं r इज इक्वल टू r0 इंटू a पर पावर 1/3। ये जो r0 है, दिस r0 इज इंपीरियल कांस्टेंट कहलाता है, और इस इंपीरियल कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.2 फर्मी मीटर, यानी 1.2 इंटू 10⁻⁻12 मीटर होता है। ठीक है, तो समरी ये है कि आपको ये याद रखना है कि जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ मास नंबर होता है। क्वेश्चन कैसे आएंगे? क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि दो न्यूक्लियॉन्स हैं जिसका मास नंबर A1:A2 1:8 के ऑर्डर का है। मास नंबर का रेशियो कितना है? 1:8 है। तो बताइए कि रेडियस का रेशियो कितना होगा उसके न्यूक्लियस का? तो रेडियस का रेशियो 1:2 होगा। 8 पर पावर 1/3, 1 पर पावर 1/3 रेशियो 8 पर पावर 1/3 इज 1:2 होगा। नेक्स्ट मच इंपॉर्टेंट इज दिस न्यूक्लियर डेंसिटी। तो न्यूक्लियर डेंसिटी चलिए एक बार निकाल लेते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, क्या लिखेंगे? मास अपॉन वॉल्यूम। अब ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर दो टाइप की चीजें हैं, एक तो हमारा प्रोटॉन है और दूसरा न्यूट्रॉन। दोनों के मासेस स्लाइटली डिफरेंट होते हैं, स्लाइटली डिफरेंट होते हैं। जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो 1.007 AMU होता है, और जो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है वो 1.008 AMU होता है। तो स्लाइटली वेरिएशन है। हम लोग एक काम करते हैं कि एक न्यूक्लियॉन का एवरेज मास स्मॉल m मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? कि एक न्यूक्लियॉन का एवरेज मास इतना है, तो टोटल मास कितना होगा? लेट से इस न्यूक्लियस के अंदर टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन A है, तो स्मॉल m को A से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये टोटल मास आ गया। ठीक है, वॉल्यूम कैसे लिखेंगे? वॉल्यूम लिखेंगे 4/3 पाई r³ से। r क्या है? तो r इज द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि रेडियस इज r0 इंटू a पर पावर 1/3 होता है। जरा इधर डाल दीजिए वैल्यू, तो दिस इज इक्वल टू 3ma डिवाइडेड बाई 4 पाई r0 का क्यूब
इंटू ए रेस टू दी पावर 1/3 का क्यूब आ गया ए, तो ये ए से ए निपट गया, तो न्यूक्लियर डेंसिटी तो कांस्टेंट आ गई। इसका मतलब ये हो गया कि चाहे आप हीलियम का न्यूक्लियस निकालें या कार्बन का निकालें या नाइट्रोजन का निकालें या गोल्ड का निकालें या यूरेनियम का निकालें, सबकी न्यूक्लियर डेंसिटी एक जैसी होती है, एक जैसी होती है। सारे कांस्टेंट की वैल्यू पुट करने के बाद ये जो न्यूक्लियर डेंसिटी है ये कुछ 2 पॉइंट समथिंग इंटू 10 रेस टू दी पावर 17 kg पर मीटर क्यूब के ऑर्डर का आता है। तो आपसे ये भी सवाल आ सकता है कि न्यूक्लियस की डेंसिटी इतनी ज्यादा क्यों होती है। हमारे डे टू डे लाइफ में जो चीजें हैं हमारे आस पड़ोस में, मतलब कि जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं उसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं है। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1000 10 रेस टू दी पावर 3, ये उससे 10 रेस टू दी पावर 14 टाइम्स ज्यादा है। मतलब समझ रहे हैं कि जो H2O मॉलिक्यूल है उसकी डेंसिटी है 10 रेस टू दी पावर 3, और उसी के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उसके न्यूक्लियस की डेंसिटी है 10 रेस टू दी पावर 17। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो एटम है तो ये एटम के सेंटर पर एक डॉट है और उसी डॉट में सारा का सारा मास है, और वो जो डॉट है एटम की साइज के मुकाबले बहुत छोटा है। ऑलराइट, ऑलराइट। तो जब आप इस डॉट की डेंसिटी, मतलब ये डॉट क्या है, डॉट न्यूक्लियस है, तो जब डॉट की डेंसिटी निकालते हैं तो बहुत बड़ी आती है क्योंकि सारा मास उसी के पास है और उसका वॉल्यूम बहुत छोटा है। वेयरएज जब आप इस पूरे एटम की डेंसिटी निकालेंगे तो मास तो उतना ही रहेगा लेकिन वॉल्यूम पूरा बड़ा हो जाएगा, तो डेंसिटी कम हो जाती है। ठीक, तो क्या लिखेंगे इसका जवाब? इसका जवाब लिखेंगे कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी हाई एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। इट इज बिकॉज size of nucleus is very much small as compared to size of atom, and entire mass of an atom is लगभग entire mass of an atom is located at nucleus only, right? चलिए भाई, तो नेक्स्ट हम लोग छोटी सी बात न्यूट्रॉन के कॉन्टेक्स्ट में कर लेते हैं कि न्यूट्रॉन एक दूसरा एलिमेंट्री पार्टिकल है जो हर एटम के अंदर प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन को छोड़कर। हाइड्रोजन में नहीं होता है, हाइड्रोजन इज जस्ट H11 होता है, ठीक है ना, मतलब इसका मास नंबर और एटॉमिक नंबर 1 ही होता है। ठीक, तो न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन का मास जैसे मैंने बताया कि जो प्रोटॉन है उससे थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, 1.00866 AMU के बराबर का। ठीक है, अब न्यूट्रॉन के बारे में एक बात और आप याद रखिएगा कि जो न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर तो स्टेबल होता है, न्यूक्लियस के अंदर स्टेबल होता है। इसकी इंडिविजुअल स्टडी बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं हो पाती है क्योंकि जब आप न्यूक्लियस से इसको बाहर निकालते हैं तो विद इन 1000 सेकेंड्स ये न्यूट्रॉन, ये जो न्यूट्रॉन है ये स्प्लिट हो जाता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो और थोड़ी बहुत एनर्जी के साथ। ठीक है, आई बात समझ? नेक्स्ट इज कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो ये किसी भी तरीके से रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के साथ कोई इंटरेक्शन शो नहीं करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ये कोई फोर्स थोड़ी लगा पाएगा। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन पर ये कोई फोर्स नहीं लगाता है। ठीक, और इलेक्ट्रॉन मतलब ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रॉन्स आर नॉट रिपेल्ड और अट्रैक्टेड बाय न्यूक्लियस एंड हेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम दे आर इजीली पेनिट्रेटेड हैविंग न्यूक्लियस एंड इंड्यूसेस रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, सॉरी, न्यूक्लियर रिएक्शंस। हाँ, इसकी हेल्प से हम लोग बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्शंस कैरी आउट करते हैं, ये मैं अभी जस्ट बताता हूं न्यूक्लियर फिजन वाले टॉपिक में। ठीक, और रेडियो एक्टिविटी जो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो रेडियो एक्टिविटी भी ये इंड्यूस करता है न्यूट्रॉन। ठीक है, इतनी जानकारी इसके बारे में काफी है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में, न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, सुनिएगा, न्यूक्लियर फोर्स ये क्या होता है। तो जैसे मैं बोलूं कि ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है, लेट्स से ये जो न्यूक्लियस है ना ये हीलियम 42 का न्यूक्लियस है, हीलियम 42 का। हीलियम 42 का यदि ये न्यूक्लियस होगा तो इसके अंदर 2 प्रोटॉन होंगे और 2 न्यूट्रॉन होंगे। ये जो पूरा न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो रेडियस किस ऑर्डर का है, 10 रेज टू दी पावर -15 मीटर के ऑर्डर। 2 प्रोटॉन के बीच में कौन सा फोर्स काम करता है? आप बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स काम करता है 2 प्रोटॉन के बीच में। तो अब जब इतना छोटा सेपरेशन है तो इन 2 प्रोटॉन के बीच में बहुत तगड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा होगा, है ना, क्योंकि जो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। ओके, तो फोर्स बहुत तगड़ा है, तो होना आइडियली ये चाहिए था कि ये दोनों प्रोटॉन्स न्यूक्लियस को छोड़कर एक दूसरे से दूर चले जाने चाहिए थे, मतलब न्यूक्लियस टूट जाना चाहिए था। पर क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है।
तो ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि यहां पर एक और फोर्स है जो इस तोड़ने वाले यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट में इस न्यूक्लियस को टूटने से बचा के रखा है, और वही फोर्स है हमारा न्यूक्लियर फोर्स। तो ये न्यूक्लियर फोर्स सभी न्यूक्लियॉन्स के ऊपर काम कर रहा होता है, यानी इस प्रोटॉन के ऊपर यही प्रोटॉन एक न्यूक्लियर फोर्स भी लगाता है, ये न्यूट्रॉन एक न्यूक्लियर फोर्स लगाता है, ये न्यूट्रॉन भी एक न्यूक्लियर फोर्स लगाता है। ठीक है, आ रही बात समझ? तो ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ये स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरेक्शन का फोर्स है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरेक्शन फोर्स है। ओके, यानी आप चाहें तो रफली ऐसा ध्यान भी रख सकते हैं कि फोर्स ग्रेविटेशन रेशियो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक रेशियो फोर्स न्यूक्लियर, ये 1:10⁻36 रेशियो 10⁻38 होता है। ठीक है, मतलब जो न्यूक्लियर फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी लगभग 100 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। ओके, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये एक बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स है। शॉर्ट रेंज फोर्स यानी कि ये सिर्फ तब तक ही काम करेगा जब तक ये न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियस के अंदर यानी कि इस सेपरेशन पर प्रेजेंट है। इस सेपरेशन पर मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे ये दो न्यूक्लियॉन्स हैं, इन दो सेपरेशन मतलब इन दो न्यूक्लियॉन्स के बीच का सेपरेशन है R0, तो अभी कुछ न्यूक्लियर फोर्स काम कर रहा है, अभी कुछ न्यूक्लियर फोर्स काम कर रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी काम कर रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। यदि आपने सेपरेशन बढ़ा दिया, यदि आपने सेपरेशन लेट से 2R0 कर दिया, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना वीक होगा? 4 गुना, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/r² के प्रोपोर्शनल है। तो पहले यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F था तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F/4 हो जाएगा, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ना, ये न्यूक्लियर फोर्स जो है, ये न्यूक्लियर फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का कोई हायर ऑर्डर होता है। एग्जैक्ट ऑर्डर क्या है वो मुझे नहीं पता है, मुझे क्या किसी को नहीं पता है। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस के किसी हायर ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब डिस्टेंस बढ़ाने पर, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 2 गुना किया था डिस्टेंस, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4 टाइम्स हुआ था, न्यूक्लियर फोर्स बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। तो ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। ठीक है, इसका जो वेरिएशन है डिस्टेंस के साथ, वो हम लोग इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी प्लॉट करते हैं डिस्टेंस के साथ। काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, वेरिएशन इन पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ये ग्राफ याद रखिएगा। इसमें वाई एक्सिस के अलोंग हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ले लेते हैं और एक्स एक्सिस के अलोंग हम लोग डिस्टेंस ले लेते हैं। तो किसी एक गिवन पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी का डिस्टेंस के साथ वेरिएशन है वो कुछ ऐसा होता है, ये कुछ ऐसा होता है। समझ रहे हैं? ऐसा। तो ये ग्राफ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंपली बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी का डिस्टेंस के साथ आप किस तरीके से फॉर अ गिवन पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन आप प्लॉट करेंगे, ये वाली बात याद रखिएगा। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट है, ये चार्ज इंडिपेंडेंट कैरेक्टर होता है, यानी न्यूक्लियर फोर्स का चार्ज से कोई लेना देना नहीं होता है। न्यूक्लियर फोर्स इज नॉट ड्यू टू चार्ज, नॉट ड्यू टू चार्ज। ठीक है, नॉट ड्यू टू चार्ज, तो यहीं से आप ये भी बोल सकते हैं कि किसी भी गिवन पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन के बीच काम करने वाला जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो एक जैसा होता है। मेरे कहने का मतलब है कि 2 प्रोटॉन के बीच काम करने वाला न्यूक्लियर फोर्स इज सेम एज 2 न्यूट्रॉन के बीच काम करने वाला फोर्स इज सेम एज अ प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच काम करने वाला फोर्स। ठीक है, ओके। फिर एक बात और याद रखिएगा, इट इज अ नॉन सेंट्रल फोर्स होता है। अनलाइकली ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एक सेंट्रल फोर्स है, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स नॉन सेंट्रल फोर्स होता है। ठीक, मतलब सेंट्रल अर्थात कि एक बॉडी के सेंटर से दूसरे बॉडी के सेंटर को जोड़ने वाली लाइन के लॉन्ग काम करने वाला फोर्स सेंट्रल फोर्स होता है। चलिए नेक्स्ट मच इंपॉर्टेंट इज मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट, ये सुनिएगा क्या होता है। तो ये जैसे मैंने बोला था कि ये एक न्यूक्लियस है, ये क्या है, एक न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर मान लेते हैं एक बार 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। ये हीलियम 42 है, क्या है, हीलियम 42। मान लीजिए एक बार के लिए कि एक प्रोटॉन का जो मास है ना 1 यूनिट है, एक न्यूट्रॉन का भी मास 1 यूनिट है। मानने के लिए बोल रहा हूं 1 यूनिट है,
यदि मैं आपसे बोलता कि इस न्यूक्लियस का मास कितना है, तो आप क्या जवाब देते? 4 यूनिट। यही होता ना, एज्यूमिंग कि एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का मास 1 यूनिट, 1 एटॉमिक मास यूनिट नहीं, 1 यूनिट, जैसे कोई एक यूनिट असाइन कर रहे हैं। पर एक्चुअली इस न्यूक्लियस का मास 1 यूनिट नहीं होता है। इस न्यूक्लियस का मास 1 यूनिट से छोटा होता है, कम होता है, और मास में आया हुआ यही कमी, यही डिफेक्ट मास डिफेक्ट कहलाता है। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मास डिफेक्ट को हम लोग डिनोट करेंगे डेल्टा एम से, एंड दिस मास डिफेक्ट इज डिफाइंड एज डिफरेंस ऑफ सम ऑफ masses of constituent nucleons, मतलब summation of masses of constituent nucleons minus rest mass of nucleus, rest mass of nucleus of, समझ गए? ठीक है, जैसे हमारे पास लेट से कोई एक एलिमेंट है XAZ, इसके लिए जो इसका न्यूक्लियस का मास है वो M, इसके न्यूक्लियस का मास कितना है? M। यदि आपसे कोई पूछे इसके लिए मास डिफेक्ट बता दो, तो इसके लिए मास डिफेक्ट क्या बताएंगे आप? बोलेंगे तो आप इसके कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियन का मास लिखेंगे। वो कैसे लिखेंगे? तो इसके अंदर Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, तो दिस इज Z टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन। इसमें से जो एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस है वो कर देंगे माइनस। ये आ गया हमारे पास मास डिफेक्ट। समझ गए ना? मतलब कि समेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियन का मास ज्यादा बड़ा होता है, एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस कम होता है, दोनों का डिफरेंस मास डिफेक्ट कहलाता है। फिर ये पैकिंग फ्रैक्शन क्या है? तो ये जो पैकिंग फ्रैक्शन है, ये पैकिंग फ्रैक्शन सिंपली डिफाइन किया जाता है मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन, मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन, यानी हर एक न्यूक्लियन के मास में आने वाला कमी इज पैकिंग फ्रैक्शन। समझ गए? ठीक। तो नेक्स्ट है बाइंडिंग एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? तो बाइंडिंग एनर्जी को आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए, जैसे ये जो हमारे पास न्यूक्लियस था, उसी एग्जांपल के साथ मैं चल रहा हूं जिसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन थे। यदि मैं इस न्यूक्लियस को कुछ एनर्जी सप्लाई कर दूं, कितनी एनर्जी? तो इतनी एनर्जी सप्लाई कर दूं कि ये सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक दूसरे से दूर दूर चले जाएं, तो यही वो एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब न्यूक्लियस फॉर्म हुआ, न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे के करीब आए, क्लोज आए, न्यूक्लियस फॉर्म हुआ, तो मास डिफेक्ट आया। अब उस मास डिफेक्ट की वजह से कुछ एनर्जी क्रिएट हुआ होगा, तो ये वो एनर्जी रही होगी जो इस न्यूक्लियस ने सराउंडिंग में रेडिएट कर दिया होगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी और मैटर तो आपस में इंटरकन्वर्टेबल होता है, E इज इक्वल टू mc²। तो ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो सराउंडिंग में रेडिएटेड है। तो एग्जैक्टली उतनी एनर्जी ही यदि आप एक्सटर्नल सोर्स से इस न्यूक्लियस को दे दें, तो ये न्यूक्लियस टूट नहीं जाएगा? टूट जाएगा। आ रही है बात समझ? तो वही एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी कहलाता है, यानी बाइंडिंग एनर्जी इज दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड to break a nucleus into its constituent nucleons and to separate them large distance apart is binding energy। या इसी बात को दूसरे तरीके से ऐसे बोल दीजिए कि ये वो अमाउंट ऑफ सरप्लस एनर्जी है जो इस न्यूक्लियस ने रेडिएट कर दिया है। क्या किया है? रेडिएट कर दिया है सराउंडिंग में, जब इस न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हुई थी उस समय। ओके, आई बात समझ? तो डेफिनेशन तो ठीक है, डिफाइन कर लेंगे। हमारे काम की चीज क्या है? हमारे काम की चीज है ये बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला। कैसे निकालेंगे बाइंडिंग एनर्जी? तो बाइंडिंग एनर्जी हम लोग निकाल लेंगे। बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू जो भी मास डिफेक्ट है उसको c² से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? c² से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ गए? तो मास डिफेक्ट आपके पास है ही ना, कि मास डिफेक्ट इज Z टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन। इसको हम लोगों ने c² से, सॉरी, इसको ये मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस टाइम्स ऑफ एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस, इसको c² से कर दीजिए मल्टीप्लाई। ठीक, लेकिन बार बार इतनी मेहनत मशक्कत करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों?
क्योंकि हमें पता है कि 1 AMU इज इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो आप मास डिफेक्ट कैसे निकालेंगे? मास डिफेक्ट निकालेंगे, सॉरी मास डिफेक्ट नहीं, आप बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालेंगे? आप बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे, जो भी मास डिफेक्ट है उसे सीधा सीधा 931 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। मोर प्रिसाइजली ये नंबर 931.5 होता है। आप कैलकुलेशन के लिए जो पेपर में बताया जाए वही लीजिएगा, यदि कुछ नहीं बताया गया है तो आप 931 ले सकते हैं। ऑलराइट। तो नेक्स्ट है ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या होगा? तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ये क्या होगा? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन होगा कि जब ये न्यूक्लियस फॉर्म हुआ तो इस तरीके से एनर्जी रेडिएट हुई। बाइंडिंग एनर्जी कहने का मतलब था कि आपको पूरे न्यूक्लियस को तोड़ देना है, सारे न्यूक्लियॉन्स को एक दूसरे से दूर कर देना है। यदि मैं बोलूं कि मुझे सिर्फ एक न्यूक्लियॉन ही निकाल कर लेकर आना है इस न्यूक्लियस से, तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा दैट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन होगा। यानी डेफिनेशन क्या हो गया? डेफिनेशन हो गया अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुल एन इलेक्ट्रॉन आउट फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। सिर्फ एक न्यूक्लियॉन बाहर निकालने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए वही बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन होता है। यानी कि दिस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज डेल्टा एम इंटू 931 बाई मास नंबर, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के कॉन्टेक्स्ट में सबसे फेमस क्वेश्चन यही है कि किसी एलिमेंट का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन यदि ज्यादा है तो इसका क्या रेफरेंस है, यहां से क्या आप रेफर कर सकते हैं? तो इसका मतलब यह हुआ कि जिस एलिमेंट का, जिस न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जितना ज्यादा होगा, जितना बड़ा होगा, वो न्यूक्लियस उतना स्टेबल होगा। मतलब उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी उसके सिर्फ एक न्यूक्लियॉन को बाहर निकालने के लिए, है ना। तो ये जितना इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस होता है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस होता है। जितना ज्यादा होगा न्यूक्लियस उतना ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। चलिए फिर ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व के बारे में बात करते हैं। हाँ क्या? हाँ नहीं, देखिए तो नेक्स्ट है हमारे पास ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व। तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व क्या है? तो हमारे आस पड़ोस में जितने भी नोन एलिमेंट्स हैं, नोन न्यूक्लियसेस हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि न्यूक्लियस का मास कैलकुलेट किया। न्यूक्लियस के मास के बाद मास डिफेक्ट कैलकुलेट किया। मास डिफेक्ट की हेल्प से फिर बाइंडिंग एनर्जी, और फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो ये वाई एक्सेस के अलोंग हम लोगों ने ले लिया है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एक्स एक्सेस के अलोंग लिया है मास नंबर। तो इस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का मास नंबर के साथ जो वेरिएशन है, ग्राफ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ड्रॉ करने के लिए पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो कम से कम आप 3-4 एलिमेंट के नाम नोट कर सकते हैं। यहाँ हाइड्रोजन H2 है, यहाँ H3 है, ये लिथियम है, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। ये जो एलिमेंट है ये दिखाना आपका ग्राफ पे मस्त है। ये Fe56 जो है, इस Fe56 के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की वैल्यू होती है सबसे ज्यादा होती है। दिस वैल्यू इज 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक। तो आप ग्राफ देख करके ये अभी तक समझ ही गए होंगे कि Fe तक ये वैल्यू बढ़ी है। Fe तक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की वैल्यू बढ़ी है, और Fe के बियॉन्ड ये वैल्यू कम होने लग गया है, ठीक है। Fe के बियॉन्ड ये वैल्यू क्या हो रहा है? कम हो रहा है, ठीक। तो इस ग्राफ से आपको कुछ कंक्लूजन्स भी हैं जो आप यहां से ड्रॉ कर सकते हैं। वो ये है कि रफली आप ये मान सकते हैं कि यहाँ ये 30-40 के आस पड़ोस से, मास नंबर 40 से लेकर के मास नंबर जो 120, मतलब ये वाला बीच वाला जो रीजन है, ये वाला, तो इसके न्यूक्लियस सबसे ज्यादा स्टेबल हैं या रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल हैं एज कंपेयर टू ये वाले न्यूक्लियस या एज कंपेयर टू ये वाले न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है। दीज न्यूक्लियाई आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दिस और दिस। ये वाली बात सही है, समझ गए। इसमें भी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? तो सबसे ज्यादा स्टेबल Fe56 है। चलिए ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात सुनिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि कोई भी न्यूक्लियस क्या चाहेगा? तो न्यूक्लियस तो यही चाहेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा स्टेबल बने, है ना। तो लेट से यहां पर हमारे पास कोई एक न्यूक्लियस, ठीक, ये कोई एक न्यूक्लियस, या ये जो न्यूक्लियस है ये U235, यदि किसी तरीके से आपने इस न्यूक्लियस को तोड़ दिया,
यदि किसी तरीके से आपने इस न्यूक्लियस को तोड़ दिया, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस टूटकर यहां और यहां आ गया मान लेते हैं, ठीक है, यहां। तो पहले जो न्यूक्लियस U238 था उसके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम था। अब यदि जब ये टूटकर दो लाइटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो गया है तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा हो गई है। जिस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितनी ज्यादा, वो न्यूक्लियस उतना ज्यादा स्टेबल या कम स्टेबल? तो ज्यादा स्टेबल। हर न्यूक्लियाई क्या चाहता है? ज्यादा से ज्यादा स्टेबल होना। तो स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए न्यूक्लियस क्या करेगा? टूटेगा कि नहीं टूटेगा? टूट सकता है। सरकम मतलब फेवरेबल सिचुएशन दिया जाए तो ये टूट करके क्या करेगा? दो लाइटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। पहली बात। दूसरी बात कि जब ये टूटेगा तो एनर्जी रिलीज होगी या नहीं होगी? यस, बिल्कुल होगी। क्यों? क्योंकि जो कर्व में जितना ज्यादा ऊपर है उसने उतनी ज्यादा एनर्जी रेडिएट किया हुआ है, उसने उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज कर दी है, इसीलिए वो उतना ज्यादा स्टेबल है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? Fe56 है। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जब ये एक हैवी न्यूक्लियस दो लाइटर न्यूक्लियाई में टूटता है तो यहां से ट्रिमेंडस अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि भाई होने को तो फिर इसका उल्टा भी हो सकता है। उल्टा हो सकता है, मेरे कहने का मतलब है कि इधर की साइड हमारे पास कोई दो लाइटर न्यूक्लियाई हैं और ये दो लाइटर न्यूक्लियाई किसी तरीके से चिपक करके एक सिंगल हैवी न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गए। बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा? ये न्यूक्लियाई कर्व में नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, कंबाइन होकर, फ्यूज होकर। तो कर्व में जो जितना ऊपर है वो उतना ज्यादा स्टेबल है, उतना ज्यादा स्टेबल है। तो स्टेबल है कहने का मतलब यही, स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए ऐसे दो लाइटर न्यूक्लियाई भी फ्यूज होकर के कर्व में ऊपर जा सकते हैं और इस प्रोसेस में भी एनर्जी रिलीज होगा। इस प्रोसेस को हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूजन। समझ गए? ठीक है। तो हमें यही कर्व के बारे में यही दो चार बातें आपको पता होनी चाहिए कि ये जो सेंट्रल रीजन में प्रेजेंट एटम्स हैं, न्यूक्लियाई हैं, ये ज्यादा स्टेबल हैं एज कंपेयर टू लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट वाले। राइट मोस्ट वाले टूट कर इधर सेंट्रल में आने की कोशिश करते हैं, तो दैट प्रोसेस इज न्यूक्लियर फिजन। और नीचे ये इधर लेफ्ट मोस्ट वाले जुड़कर ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, तो दैट प्रोसेस इज न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, समझ गए? तो यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, न्यूक्लियर फिजन। क्या होता है न्यूक्लियर फिजन? तो ये वो फेनोमेना है जिसमें एक सिंगल हैवी न्यूक्लियस जनरली मास नंबर ग्रेटर देन 230 टूट जाता है और दो लाइटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं। ठीक, जैसे एक एग्जांपल के लिए ये है हमारे पास U23592। तो U23592 स्टेबल होता है, इसके ऊपर हम लोग एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन हिट करते हैं। ये क्या है? ये एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो ऐसा है, देखिए कि जैसे ये U235 था, ये क्या था? U235। इसके ऊपर एक न्यूट्रॉन आया और ये इसके ऊपर हिट हो गया। तो जब ये न्यूट्रॉन आया तो फिर इसका न्यूक्लियस थोड़ा सा अनस्टेबल हो गया, ये न्यूक्लियस ऐसे अनस्टेबल हो गया, ठीक। और ये न्यूक्लियस इस तरीके से दो लाइटर न्यूक्लियाई में ब्रेक हो गया। साथ में अब जैसे ये एक कॉन्फ़िगरेशन है बेरियम और क्रिप्टॉन का, हर बारी यही नहीं रिलीज होता है, इसकी और भी दूसरी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, पर ऑन एन एवरेज 2 या 3, ऑन एन एवरेज 2 न्यूट्रॉन तो हर बार बाहर आते ही आते हैं। 2 नए न्यूट्रॉन, जैसे इसमें 3 नए न्यूट्रॉन बाहर आ रहे हैं। और साथ में ये Q स्टैंड्स फॉर एनर्जी, Q स्टैंड्स फॉर एनर्जी। इसके बारे में हम लोग बात करें तो ये मैं लिख दूंगा, दिस इज बेरियम, दिस इज क्रिप्टॉन और 3 नए न्यूट्रॉन और 3 नए न्यूट्रॉन। समझ गए? तो इस तरीके से यदि कोई रिएक्शन यदि गिवन है और आपसे कैलकुलेट करवाया जाएगा एनर्जी की वैल्यू कि Q कितना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। मैं यहाँ कोई नंबर असाइन नहीं कर रहा हूं। यहां पर लेट से इसका मास है m1, इसका मास है m2, इसका मास है m3, इसका मास है m4, इसका मास है m5। आपको बता दिया जाएगा सबका मास। सॉरी, इसका मास m5 असाइन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो न्यूट्रॉन है ना, ये 3 नए न्यूट्रॉन है। तो इस तरीके से कोई रिएक्शन यदि गिवन है और आपसे एनर्जी की वैल्यू पूछी जा रही है तो आप सबसे पहले कैलकुलेट कर लीजिएगा मास डिफेक्ट। क्या कैलकुलेट कर लीजिएगा? मास डिफेक्ट। भाई
एक न्यूक्लियस के अंदर मास डिफेक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो तो समझ गए कि उसके समेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियन का मास निकालो, एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस निकालो, दोनों का डिफरेंस कर दो। इस तरीके से यदि कोई रिएक्शन गिवन होगा तो मास डिफेक्ट कैसे निकालेंगे? जवाब है इनिशियल मास निकालेंगे, उसमें से फाइनल मास को माइनस कर देंगे। इनिशियल मास क्या होगा? तो इनिशियल मास होगा m1 प्लस m2। मैंने m1 m2 वेरिएबल के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया है, सवाल में बता दिया जाएगा कि U-235-92 का इतना मास है, न्यूट्रॉन का इतना मास है। ठीक है, फाइनल मास कैसे निकालेंगे? तो फाइनल मास से मेरे कहने का मतलब है बेरियम का मास जिसको मैंने m3 लिखा है, प्लस क्रिप्टॉन का मास जिसको मैंने m4 लिखा है, प्लस 3 नए न्यूट्रॉन भी प्रोटॉन है तो प्लस 3 टाइम्स ऑफ m2 और कीजिएगा। ये आ गया आपके पास क्या? मास डिफेक्ट। ये आ गया आपके पास क्या? मास डिफेक्ट आ गया। एक बार जब आपके पास मास डिफेक्ट आ गया तो रिलीज्ड एनर्जी इज जस्ट दिस मास डिफेक्ट इनटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दीजिएगा। आंसर समझ गए? ओके ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से आप मास डिफेक्ट की हेल्प से ये निकाल सकते हैं। यदि एक्चुअल वैल्यूज गिवन होता, एक्चुअल मासेस गिवन होते तो यही एनर्जी ये लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आस पड़ोस का आता है। कितना आता है? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आस पड़ोस का आता है। क्लियर है? ठीक। तो नेक्स्ट इज कि ये वही एक एग्जांपल मैंने एक स्लाइड में लगाया है कि न्यूक्लियर फिजन एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो मैंने बता ही दिया। यहां पर देखिए जो एक्चुअल मासेस है वो एक्चुअल मासेस भी ले रखे हैं, वही एग्जांपल है कि एक्चुअल मास इसका ये दे रखा है 235.439 AMU, न्यूट्रॉन का मास इतना है, दोनों को ऐड कर दिया ये इनिशियल मास हो गया, इन तीनों को ऐड कर दिया ये फाइनल मास हो गया, ये फाइनल मास। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, इनिशियल में से फाइनल मास को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो वहां से आपके पास डेल्टा m आ जाएगा यानी मास डिफेक्ट आ जाएगा, और इसी डेल्टा m यानी कि मास डिफेक्ट को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 931.5 से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपके पास रिलीज्ड एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद है न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। तो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन सिंपली कहने का मतलब कुछ खास नहीं है कि जैसे ये लेट से एक U-235-92 है, इसके ऊपर हमारे पास एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन है, हम लोगों ने इससे इसको हिट कराया। तो इसको जब आप इससे हिट करा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है? ये टूट रहा है, और जैसा मैंने पिछले स्लाइड में बताया कि यहां से रिलीज एनर्जी लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है। कितनी? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो ये कहलाएगा दिस इज फर्स्ट स्टेज ऑफ चेन रिएक्शन। इस फर्स्ट स्टेज ऑफ चेन रिएक्शन में रिलीज एनर्जी है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक, ऑन एन एवरेज 2 न्यूट्रॉन बाहर आते हैं। ठीक है, ऑन एन एवरेज 2 या 2.5 न्यूट्रॉन बाहर आते हैं। एक बार के लिए मान लेते हैं कि 2 न्यूट्रॉन बाहर आ रहे हैं, क्योंकि अरे किसी से 3 आता है, किसी से 2 आता है, किसी से 1 भी आता है, क्योंकि ये इकलौती पॉसिबिलिटी नहीं है, ये प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था, मान लेते हैं एक बार के लिए कि 2 नए न्यूट्रॉन आए और इन 2 न्यूट्रॉन ने एक यूरेनियम न्यूक्लियस और तोड़ दिया। ठीक है, तो इसे हम लोग कहेंगे दिस इज सेकेंड स्टेज। ठीक है, दिस इज सेकेंड स्टेज, और इस सेकेंड स्टेज में क्योंकि 2 नए न्यूक्लियस ब्रेक हुए हैं तो अब रिलीज्ड एनर्जी कितना होगा? रिलीज्ड एनर्जी होगा 200 इंटू 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। आ रही है बात समझ? ठीक है, इससे अगले स्टेज में क्या हुआ होगा? तो यहां से फिर से 2 न्यूट्रॉन बाहर आए होंगे, यहां से फिर से 2 नए न्यूट्रॉन बाहर आए होंगे। ठीक है, ये न्यूट्रॉन्स इस न्यूक्लियस मतलब इस न्यूट्रॉन के सामने फिर से कोई न्यूक्लियस आ जाए, इसके सामने फिर से कोई न्यूक्लियस, इसके सामने फिर से कोई न्यूक्लियस आ जाए। ठीक है, तो अब की बारी ये जो हमारा थर्ड स्टेज होगा, इस थर्ड स्टेज में टोटल ऑफ 1 2 3 4 यूरेनियम न्यूक्लियस ब्रेक हो रहे हैं, तो रिलीज्ड एनर्जी इज 200 इंटू 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। समझ रहे हैं क्या होगा इससे अगले स्टेज में? तो यहां से भी 2, यहां से भी 2, यहां से भी 2, यहां से भी 2, तो इससे अगले स्टेज में जो रिलीज एनर्जी है वो 200 यानी कि 200 इंटू 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर की एनर्जी रिलीज होगी। तो दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन।
ये न्यूक्लियर चेन रिएक्शन दो तरीके से कैरी आउट कराया जाता है। एक होता है हमारा अनकंट्रोल्ड, ये अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन वही हुआ कि जहां पर आपके दो न्यूट्रॉन निकले थे ऑन एन एवरेज, दोनों ने जाकर के एक एक न्यूक्लियस तोड़ दिया। फिर उससे अगले ये जो रिप्रेजेंटेशन मैं दिखा रहा हूं ये अनकंट्रोल्ड का ही दिखा रहा हूं। इसमें हर सक्सेसिव स्टेज में रिलीज एनर्जी एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है। ओके, एक दूसरा तरीका और होता है विच इज कंट्रोल्ड। तो कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन क्या होगा? कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कहने का मतलब है कि यदि मैं इस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करवा देता, कहीं इस न्यूट्रॉन को कहीं एब्जॉर्ब करवा देता, इसको न्यूक्लियस नहीं तोड़ने देता, तो रिलीज्ड एनर्जी यहां पे भी कितना रहता? यहां पे भी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रहता। ठीक है, अब ये एब्जॉर्ब हो गया था तो ये तो प्रोड्यूस ही नहीं हुआ, और यहां से जो दो निकले उसमें भी एक को आपने एब्जॉर्ब करवा दिया कहीं। तो इससे अगले स्टेज में भी कितनी एनर्जी रिलीज होती? इससे अगले स्टेज में भी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज होती। फिर से यहां से जो दो न्यूट्रॉन निकल रहे हैं तो एक कहीं एब्जॉर्ब हो गया और एक ही यूरेनियम न्यूक्लियस तोड़ पा रहा है, तो इससे अगले स्टेज में भी सिर्फ और सिर्फ 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ही एनर्जी रिलीज होती। तो वो कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, ये कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कैरी करवाते हैं। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं ना, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है, उसमें करवाते हैं। और ये अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन ये यूरेनियम बॉम्ब में कैरी आउट करवाया जाता है, जो अमेरिका ने गिराया था जापान के ऊपर, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर। ठीक है, जिसके बारे में आपने सुना होगा पहले कभी ना कभी। ठीक है, तो वो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है। ठीक, समझ गए? जो न्यूक्लियर वेपन्स में जो यूज होते हैं दैट इज अनकंट्रोल्ड है। ठीक है, हाँ, फिर उसके बाद एक टर्म है विच इज मल्टीप्लीकेशन फैक्टर एंड क्रिटिकल साइज। तो आप मल्टीप्लीकेशन फैक्टर के बारे में थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन फैक्टर क्या होता है? तो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर इज सिंपली डिफाइंड एज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट एट द बिगिनिंग ऑफ वन जनरेशन टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द बिगिनिंग ऑफ प्रीवियस जनरेशन। ठीक है, जैसे मैं जो अनकंट्रोल्ड वाली बात कर रहा था, तो अनकंट्रोल्ड वाले में कितना था मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बताइए? जैसे ये एक यूरेनियम न्यूक्लियस है, एक न्यूट्रॉन यहां से आया, यहां पे दो नए न्यूट्रॉन जनरेट हो गए। ठीक है, फिर इसने इसे तोड़ा, यहां पर ये दो, तो इसमें आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यहां पर कितना है? तो यहां मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 2 है, 2 है ना, क्योंकि यहां पे देखिए 1 2 3 4, तो दिस इज इक्वल टू 4 बाय इसके पहले कितने न्यूट्रॉन थे? 2, तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इसमें 2 था। कंट्रोल्ड वाले में 1 था, ठीक है, चलिए नेक्स्ट लास्ट आखिरी टॉपिक है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो फ्यूजन में क्या होता है? जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया कि फ्यूजन में हमारे पास दो लाइट न्यूक्लियाई होते हैं, दो लाइटर न्यूक्लियाई होते हैं, और इन दो लाइटर न्यूक्लियाई को हम लोग कुछ एक्सट्रीम कंडीशन पर पहुंचाते हैं। एक्सट्रीम कंडीशन से सिंपली मेरे कहने का मतलब होता है कि जहां पर ये दो लाइट न्यूक्लियाई हैं, तो सिंपली ये टेम्परेचर कुछ 10⁻⁷ केल्विन के ऑर्डर का करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इस हाई टेम्परेचर पर इनकी थर्मल एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि दो न्यूक्लियॉन्स के बीच का जो सेपरेशन वो सेपरेशन फर्मी मीटर के ऑर्डर का बनाया जा सके। क्योंकि जब दो न्यूक्लियॉन के बीच का सेपरेशन फर्मी मीटर के ऑर्डर का होगा, तभी न्यूक्लियर फोर्स एक्टिवेट होगा, या तभी न्यूक्लियर फोर्स सिग्निफिकेंट होगा इन दो न्यूक्लियॉन्स को फ्यूज कराने के, इन दो न्यूक्लियॉन्स को फ्यूज करा के एक सिंगल हैवी न्यूक्लियस बनाने के। ठीक है, तो ये जो टेम्परेचर है ये छोटा मोटा टेम्परेचर नहीं है, काफी बड़ा टेम्परेचर है। 10⁻⁷ केल्विन के या 6 केल्विन के ऑर्डर का टेम्परेचर हमें चाहिए होता है, तभी इस टेम्परेचर पर दो लाइट न्यूक्लियाई जो है फ्यूज होते हैं, यानी उनके बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स है वो एक्टिवेट होता है और वो इन दोनों न्यूक्लियॉन्स को फ्यूज करा के एक सिंगल हैवी न्यूक्लियस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, यहां से भी हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है। चलिए तो देखिए इसका एक एग्जांपल, क्या एग्जांपल है? तो एग्जांपल हम लोग इसका डिस्कस कर रहे हैं अबाउट प्रोटॉन साइकिल। ये प्रोटॉन साइकिल वो रिएक्शन है जो सन पे हो रहा है। कहां हो रहा है? सन पे। ठीक है, देखिए सबसे पहले स्टेज में हमारे पास क्या है कि ये दो प्रोटॉन्स हैं,
ये दो प्रोटॉन फ्यूज होकर के H21 यानी ड्यूट्रॉन बनाते हैं, साथ में एक पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो और 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज होती है। किसी भी स्टेप में कितनी एनर्जी रिलीज है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगेन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो रिलीज एनर्जी के लिए कैलकुलेशन का तरीका है E इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैसे कैलकुलेट करें डेल्टा एम, तो डेल्टा एम ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि ये इनिशियल मास हो गया आपके पास और यही फाइनल मास हो गया। पॉजिट्रॉन तो लगभग मासलेस है, पॉजिट्रॉन का मास इज नियरली सेम एज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसके सामने तो मासलेस ही हुआ ना। तो इसमें से इसके मास को डिफरेंस, इसमें से इसके मास को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसका मास ऐड करके इसमें से माइनस कर दीजिए, वही डेल्टा एम। ओके, अगले स्टेज में क्या होता है कि ये पॉजिट्रॉन किसी इलेक्ट्रॉन से टकराता है और गामा रेडिएशन के फॉर्म में 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये इसी चीज को हम लोग एनिहिलेशन भी बोलते हैं। एनिहिलेशन काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, पेयर प्रोडक्शन और एनिहिलेशन आईसीएसई में कई बार पूछा गया है, देख लीजिएगा पीवाईक्यू। तो एनिहिलेशन और पेयर प्रोडक्शन यही है। एनिहिलेशन सिंपली कहने का मतलब क्या है कि मास को डिस्ट्रॉय करके एनर्जी क्रिएट करना, और पेयर प्रोडक्शन सिंपली कहने का मतलब यह है कि एनर्जी की हेल्प से मास प्रोड्यूस करना, एनर्जी क्रिएट करना। ठीक है, तो यहां से रिलीज एनर्जी कितनी है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कैसे कैलकुलेट किया, तो वैसे ही E इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू 931 से, डेल्टा एम आपके ये पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉन का मास है। ठीक, तीसरे स्टेप में क्या हुआ कि ये जो ड्यूट्रॉन था ये ऐसे ही किसी दूसरे हाइड्रोजन यानी कि प्रोटॉन के साथ फ्यूज हो गया। प्रोटॉन के साथ फ्यूज होकर के इसने बनाया हीलियम 32, गामा रेडिएशंस के फॉर्म में इतनी एनर्जी फिर से निकली 5 पॉइंट, मतलब गामा रेडिएशंस भी निकला, एनर्जी टोटल इतनी निकली है। ठीक है, इतनी। ठीक, तो ये जो ऊपर वाला तीनों रिएक्शन है, ये तीनों रिएक्शन दो बारी हो गया। कितनी बारी? दो बारी। तो ऐसा ये दो हीलियम 32 हमें मिल गया, फिर ये दोनों हीलियम 32 फ्यूज हुए और बना हीलियम 42, दो प्रोटॉन, और रिलीज्ड एनर्जी अब की बारी काफी ज्यादा है 12.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। समझ रहे हैं? मतलब ये तीसरी इक्वेशन एक बार होने के लिए ऊपर वाली तीनों इक्वेशन दो बारी होना पड़ता है। ठीक, तो जो नेट रिएक्शन है, आप चाहें तो इस चीज को ध्यान रख सकते हैं, नेट रिएक्शन आप ये ध्यान रख लीजिए, ये तो जो सिर्फ 4 प्रोटॉन है, वो 4 प्रोटॉन टोटल ऑफ 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रेडिएट करते हैं। ठीक है, 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रेडिएट करते हैं। चलिए, तो हम लोगों ने अभी न्यूक्लियर फिजन भी पढ़ लिया और न्यूक्लियर फ्यूजन भी पढ़ लिया। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या था? फ्यूजन में क्या है कि 4 हाइड्रोजन मतलब 4 प्रोटॉन मिलकर 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, और न्यूक्लियर फिजन में क्या था? तो एक ये U-23592 था, इससे इसके ब्रेक होने की वजह से जो बेरियम क्रिप्टॉन में टूट रहा था, तो लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज हुई थी। यदि मैं ऐसा पूछ लूं कि दोनों में ज्यादा एफिशिएंट कौन है, न्यूक्लियर फ्यूजन ज्यादा एफिशिएंट है या फिजन ज्यादा एफिशिएंट है, तो क्या जवाब देंगे? फ्यूजन। फिजन में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकली है और यहां सिर्फ 26.7। ये वो रिएक्शन है जो न्यूक्लियर बॉम्ब में होता है, ये वो रिएक्शन है जो सन पे होता है। सोचिए कौन ज्यादा एनर्जेटिक होगा? सन वाला होगा। तो फिर ये नंबर का डिफरेंस ऐसा क्यों है? नंबर का डिफरेंस इसलिए है क्योंकि यहां पे 235 न्यूक्लियॉन, ये U-23592 था, तो 235 न्यूक्लियॉन मिलकर 235 मेगा इलेक्ट्रॉन 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज करते हैं। यानी कि रिलीज्ड एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कितना होगा? तो पर न्यूक्लियॉन वो 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आस पड़ोस का आएगा बस। और यहां पर सिर्फ 4 प्रोटॉन है, 4 हाइड्रोजन एटम है, यहां पर जो रिलीज्ड एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है वो रफली 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू के आसपास। तो इट इज वेरी मच एफिशिएंट, ठीक है, एज कंपेयर टू न्यूक्लियर फिजन। ठीक, मैं एक आखिरी बात आपको बता देता हूं, नोट पॉइंट बनाकर, सुपर इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा कि यदि इस तरीके से आपके पास A प्लस बी गिव्स C प्लस D प्लस एनर्जी, ऐसा कुछ आपको दे दिया जाए, ठीक,
मैंने बता दिया कि यदि इसका मास है Ma, इसका मास है Mb, इसका मास है Mc, इसका मास है Md, तब तो आप एनर्जी की कैलकुलेशन कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। कैसे? Ma प्लस Mb माइनस टाइम्स ऑफ Mc प्लस Md, वो मास डिफेक्ट आ गया, मास डिफेक्ट को 931 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर आ गया। ओके ना, ओके ना, ओके, ठीक है। अब इसी सवाल को दूसरे तरीके से आपसे ऐसे पूछा जाएगा, ऐसे पूछा जाएगा, आपको सबके मास नंबर बता दिए जाएंगे कि इसका मास नंबर है A1, इसका मास नंबर है A2, इसका मास नंबर है A3, इसका मास नंबर है A4, और आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बताया जाएगा कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन फॉर A इज इक्वल टू लेट्स से E1, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन फॉर B इज E2, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन फॉर C इज E3 एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन फॉर D इज E4। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि मैं मास ना देकर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन दे रहा हूं, A का, B का, C का, D का, और आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे एनर्जी बता दो। क्या पूछ रहा हूं? एनर्जी बता दो। तो यदि एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन दे रखा है तो हमेशा ध्यान रखिएगा प्रोडक्ट वाली एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि कर्व में ये एलिमेंट नीचे से ऊपर गए हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन किसकी ज्यादा होगी? प्रोडक्ट की ज्यादा होगी। तो रिलीज्ड एनर्जी कैसे निकालेंगे? रिलीज्ड एनर्जी इज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टाइम्स ऑफ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से निकालेंगे। अब आप बोलेंगे प्रोडक्ट की एनर्जी कैसे निकालें? तो प्रोडक्ट में दो चीजें हैं, C प्लस डी। तो आप एक काम कीजिए कि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ऑफ C है ना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ऑफ C को मास नंबर ऑफ C से मल्टीप्लाई कर दीजिए। किससे? मास नंबर ऑफ C से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसको मैंने A3 लिख रखा है, ठीक। सिमिलरली बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ऑफ जो D है, जो D है उसको मास नंबर ऑफ D से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये A4। तो ये आ गया एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ये क्या आ गया? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट आ गया। इसमें से क्या माइनस करना है? इसमें से एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस करना है, यानी कि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ऑफ A है इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा A के मास नंबर से A1 प्लस जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ऑफ B है इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा B के मास नंबर से जो A2 है। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? फिर से सुन लीजिए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन C और D का दे रखा होगा, तो वहां से टोटल बाइंडिंग एनर्जी निकाल लीजिए C प्लस D की, उसमें से A प्लस B के बाइंडिंग एनर्जी को माइनस कर दीजिए, वही आपका एनर्जी होगा, ठीक है। यानी कि जो नंबर मैंने माने हुए थे तो उस हिसाब से मैं क्या लिखूंगा? उस हिसाब से मैं लिखूंगा E3 इंटू A3 प्लस E4 इंटू A4 माइनस टाइम्स ऑफ E1 इंटू A1 प्लस E2 इंटू A2। इतनी ही एनर्जी रिलीज होगी, इतनी ही एनर्जी रिलीज। ठीक है, ठीक है, आई होप दिस इज गुड। तो दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियाई।